everyone, welcome back to my channel Bioverse by Bhumika. This is Bhumika Saran, your biology educator at this platform. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया एक बार तो आपकी जो पूरी बायोटेक है वो रिवाइज हो जाएगी एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज टू बी डिस्कवर्ड। ऐसा कौन सा एंजाइम है इनके अंदर जो कि फर्स्टली डिस्कवर किया गया है? EcoR1, हिंट सेकेंड, BAMH1 और PST फर्स्ट। तो जो सबसे पहला डिस्कवर्ड restriction endonuclease है that is your hint second. It is your first discovered restriction endonuclease. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। सो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो हिंट सेकेंड है दैट इज योर फर्स्टली डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकेंड क्वेश्चन है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर डैश चार्ज्ड एंड मूव टूवर्ड्स द डैश इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर डीएनए फ्रेगमेंट्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनका चार्ज क्या होता है? सो हमें पता है कि डीएनए जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तब उसके अंदर क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। इट विल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो यानी कि नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सो इट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड, इट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, और जितना ज़्यादा स्मॉल फ्रेगमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा ये कैसे जाएगा? फास्ट जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन कि भाई जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PBR322 वेक्टर द ROP जीन कोड्स फॉर। PBR322 के अंदर जो ROP जीन है ये किस चीज़ के लिए कोड करता है? अब ROP जीन का मतलब क्या है? दैट इज योर रिप्रेशर ऑफ प्राइमर प्रोटीन जो क्या करता है? सबसे पहले तो एक्सेसिव रेप्लिकेशन को रोकता है। सो इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव रेप्लिकेशन को ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। और सेकंड चीज ये क्या करेगा? प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। सो इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड है ना। ओके, सो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो ये नहीं प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्रोटीन्स के लिए अगर कोड करेगा ताकि हमारे रेप्लिकेशन में क्या आ सके? एक तो वो प्रिवेंट कर सके कि ज़्यादा एक्सेसिव नंबर ऑफ कॉपीज ना बन जाए। ठीक है, सो इट विल कोड फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट फॉर EcoR1 तो क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। कौन सी होती है? GATTC वाली होती है। ओके, और पैथोजेनिसिटी ये नहीं प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ PCR साइकिल इज। PCR साइकिल के अंदर स्टेप्स जो होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनिलिंग, या फिर एनिलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन, या फिर डीनेचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन एंड डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एंड एनिलिंग। तो PCR की अगर हम बात करें, सो PCR इज व्हाट? इट इज नन अनदर देन योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए के जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इसको याद करने के लिए हमने एक तरीका बनाया है, DAE। व्हाट इज योर DAE? डी इज फॉर डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन जो कि टेम्परेचर उसका क्या रहने वाला है, 94 to 98 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा। एनिलिंग क्या होता है, ए फॉर एनिलिंग हो जाएगा। एनिलिंग के अंदर हमारा प्राइमर आके जुड़ेगा ताकि नंबर ऑफ कॉपीज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और ये होगा हमारे 50 to 64 डिग्री सेल्सियस पे। ई फॉर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो एक्सटेंशन हमारे कौन से डिग्री सेल्सियस पे होगा, 72 डिग्री सेल्सियस पे होगा। सो DAE को याद रखना है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज यूज्ड टू रिमूव द सेल वॉल ऑफ अ फंगल सेल फॉर अ डीएनए आइसोलेशन? डीएनए आइसोलेशन के दौरान फंगल सेल वॉल अगर हमको रिमूव करनी है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज आता है? लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, काइटिनेज या फिर राइबोन्यूक्लियेज। अब हमें पता है फंगस की सेल जो होती है, अब फंगल सेल वॉल, फंगल की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन को रिमूव करने के लिए कौन आएगा, काइटिनेज आएगा। काइटिनेज आएगा। सो सी ऑप्शन, काइटिनेज इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेल्यूलोज को रिमूव करना हो तो कौन आएगा, सेल्यूलेज आएगा। तो सेल्यूलेज किसको रिमूव करेगा, सेल्यूलोज को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू। इल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रोसेस को दर्शाता है? जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम agarose जेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट या फिर सिंथेसिस ऑफ प्राइमर्स। तो जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इल्यूशन करते हैं, और इल्यूशन कब काम आता है, जब भी हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहाँ से, agarose जेल में से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द agarose जेल। agarose से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। So option number B is your correct option, that is cutting and extraction of DNA from agarose gel. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर। स्टर्ड टैंक जो होते हैं किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से डिजाइन हुए होते हैं? ठीक है, ensuring anaerobic conditions, purification of product, availability of oxygen throughout the process and addition of preservatives. अब देखिए, स्टर्ड टैंक का हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई चीज का मिक्सिंग करना होता है बड़े लेवल पे, तो उसके अंदर हम क्या कराते हैं, एनएरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो सके। सो वी एंश्योर एनएरोबिक कंडीशंस ताकि उसमें क्या हो सके, माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो सके। इसीलिए हमको ऑक्सीजन की तो यहाँ नीड ही नहीं है, प्योरिफिकेशन की भी यहाँ नीड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? एस्चेरिशिया कोलाई है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस है, या फिर थर्मस एक्वाटिकस है। थर्मस एक्वाटिकस तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पीसीआर में काम आता है, जिससे कि ये क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये तो नहीं होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स tDNA into the plant cell wall easily।
यानी कि ये अपना जो डीएनए है प्लांट सेल वॉल के अंदर नेचुरली क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इसीलिए हु इज द जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट? दैट इज योर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, द विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए बैंड्स ऑन agarose जेल रिक्वायर्स द स्टेनिंग विद। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद डीएनए के बैंड्स देखने के लिए हम उसको किससे स्टेन करते हैं? एसिटोकार्मीन से, मिथाइलिन ब्लू से, इथीडियम ब्रोमाइड से या फिर सैफ्रोनिन से। सबको आंसर पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड। ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड से हम इसको क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। और सिर्फ इथीडियम ब्रोमाइड से ही क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, यूवी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, और यूवी लाइट से रिफ्लेक्ट करने के बाद ही हमको डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, इसीलिए हम इथीडियम ब्रोमाइड का ही यूज़ करते हैं। ओके, और सैफ्रोनिन जो है, सैफ्रोनिन का तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको देखने के लिए हम सैफ्रोनिन का यूज़ करते हैं। बाकी डीएनए के अगर हमको फ्रेगमेंट्स देखने हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर, तो वी यूज़ इथीडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, to make a host cell competent to take up DNA, it is treated with specific concentration of। अगर हमको किसी भी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो हम उसको कौन से कंसंट्रेशन के साथ ट्रीट करेंगे? मोनोवेलेंट कैटायंस लाइक सोडियम, डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम, हीट शॉक ओनली या फिर चिल्ड इथेनॉल। तो जब भी हमको किसी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, वी यूज डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम। और किसका यूज करते हैं हम? कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। और क्यों कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं? क्योंकि जो कैल्शियम के आयंस होते हैं वो हमारी मेम्ब्रेन को क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे, इसीलिए हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। सो हम कौन से कंसंट्रेशन को यूज करेंगे ताकि होस्ट सेल कॉम्पिटेंट हो जाए? वी विल यूज कैल्शियम क्लोराइड। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे जो कि आपके एम्स BSc नर्सिंग या फिर RUHS के PYQs भी रह चुके हैं। और अगर आपको ऐसी और सीरीज चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।